तो दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक है वो है 1919 एक्ट और 1935 एक्ट। ये दोनों टॉपिक यूपीएससी में और एमपीपीएससी में शामिल हैं और इन दोनों टॉपिक का महत्व इस बात में है कि ये जो हमारा जो भारत का संविधान बना, जिसको कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, तो उसके पीछे एक विकास की कहानी है। आप लोग जानते होंगे विकास मतलब अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, व्हाट डज दिस इंडिकेट? इवोल्यूशन मतलब होता है कंटिन्यूटी विथ चेंज। और रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है? रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति मतलब होता है डिसकंटिन्यूटी, मतलब कंप्लीट चेंज। ये मैं बताऊंगा क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं। रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति। जैसे कि आप देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति, अब फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ, जो एंशियंट रिजिम का जो भी सिस्टम बना हुआ था, जैसे क्लर्जी का, जैसे नोबल्स का, उनके जो विशेषाधिकार थे, ये सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। अब नया रिजिम स्टार्ट हुआ और वो रिजिम जो था वो आम जनता के लिए था, जहां पर जो मेन प्रिंसिपल था वो था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, इक्वालिटी मतलब समानता और फ्रेटर्निटी मतलब भ्रातृत्व। तो इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन, जो आपको रूस की क्रांति में 1917 में मिलेगा, 1789 के फ्रांस की क्रांति में मिलेगा, अमेरिकन रिवॉल्यूशन में भी मिलेगा जो 1776 में हुआ था। लेकिन यहां जो बात हो रही है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ वो खून खराबे के बाद नहीं हुआ। हालांकि आजादी के लड़ाई में बहुत ज्यादा मारकाट हुए, बहुत लोग जेल गए, परेशानी हुई, लेकिन जिस तरह से युद्ध लड़ा गया अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में, और दूसरे तरफ अंग्रेजी फौज का जो मुखिया था वो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जिसने कि बाद में हिंदुस्तान आकर के परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त इजाद किया था। तो इस तरह का जो खून खराबा, डायरेक्ट टेक ओवर की कार्रवाई हिंदुस्तान में नहीं हुआ। हिंदुस्तान में जो पावर ट्रांसफर है वो स्मूथ हुआ, हालांकि उसके बहुत ज्यादा परिणाम घातक हुए। पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ, पाकिस्तान अलग से बन गया, वो अलग बात है। लेकिन यहां पर इवोल्यूशन मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो भारत का संविधान जो 1950 में लागू हुआ, जिसको कि अभी हम पढ़ते हैं या जिसके आधार पर हमारे देश की शासन व्यवस्था चलाई जा रही है अभी, उसका जो स्रोत है, जो क्रमिक विकास है 1919 और 1935 एक्ट में आपको देखने को मिलता है। और वो क्या क्या जो मूल तत्व थे वो भारतीय संविधान में लिए गए हैं, उसके बारे में अभी आपके सामने में व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 1919 एक्ट का, उसके बाद में हम फिर बात करेंगे 1935 एक्ट का। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट मतलब संवैधानिक विकास की कहानी हिंदुस्तान में 1861 से शुरू होता है, जब वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसमें 6 सदस्यीय एक लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी स्थापना की गई थी, जो हालांकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का ही वो एक्सटेंशन था। लेकिन जब
कानून बनाने या बिल बनाने के मकसद से वो 6 सदस्यीय समिति बनाई गई थी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम कर रही थी। हालांकि वो बहुत ही ज्यादा ताकत विहीन था, उसमें आप डिस्कस नहीं कर सकते थे, वहां के जो मेंबर थे वो उसकी आलोचना नहीं कर सकते थे। टोटल जो उसमें मेजॉरिटी था वो ऑफिशियल मेंबर का था, लेकिन फिर भी नॉन ऑफिशियल मेंबर को उसमें शामिल किया गया था। और यहीं से 1861 से पार्लियामेंट्री या संसदीय प्रणाली का विकास हिंदुस्तान में होता है। 1892 के एक्ट में जो ये नॉन ऑफिशियल मेंबर थे उनको बिल पर बहस करने का, क्रिटिसाइज करने का अधिकार उनको दिया गया था, ताकि जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कार्रवाई में अधिक से अधिक हिंदुस्तानियों की बात को सुना जाए कि उनके मन में क्या है। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो 1857 का जो क्रांति हुआ था उसका जब कारण का विश्लेषण किया गया और जो सर सैयद अहमद खान ने जो पंपलेट निकाला था उसमें मेन रीजन क्या था, असली जो कारण जो सामने निकल के आया था कि देयर वाज टोटल डिस्टेंसिएशन बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द नेटिव पीपुल। आम जनता, हिंदुस्तान की आम जनता और जो यहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट या ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गवर्नमेंट काम कर रही थी, दोनों में कंप्लीट अलगाव था, कोई समन्वय नहीं था। और यही कारण था 1857 की क्रांति होने का। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया कि 1892 के एक्ट के द्वारा उन्होंने अब थोड़ा थोड़ा जो है जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे जो वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ ही जुड़े हुए थे, जिसको कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, तो वो उस पर विचार विमर्श कर सकते थे, क्रिटिसाइज कर सकते थे। साथ साथ उसका जो स्कोप था नॉन ऑफिशियल मेंबर को इलेक्ट करने का, वो उसको भी थोड़ा विस्तृत किया गया। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकल बॉडीज के मेंबर्स अब इस वायसराय के लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट किए जाने लगे। तो ये थोड़ा सा इसमें विस्तार हुआ, लेकिन असली जो कहानी है वो शुरू होता है 1909 एक्ट से। और 1909 एक्ट की दो विशेषताएं हैं। पहला, इस एक्ट के द्वारा सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई। और जैसा कि जानते हैं आप कि ये 1909 का एक्ट जो है वो पाकिस्तान के जेनेसिस के लिए, जन्म के लिए यहीं से बीजारोपण किया गया था, जहां पर कि मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई और उस चुनाव क्षेत्र में केवल मुसलमान ही चुनाव लड़ सकते थे, चाहे वो कांग्रेस के नॉमिनी उम्मीदवार हो या मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हो या हिंदू महासभा के उम्मीदवार हो, उन्हें मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा करना होता था। और यहीं से जो है वो पाकिस्तान का बीजारोपण शुरू हो गया था। तो ये हमारे यूनिटी को, हिंदुस्तान के जो नेशनल यूनिटी था, जो नेशनलिज्म की, जो राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी, और कांग्रेस में मॉडरेट के ऊपर एक्सट्रीमिस्ट मतलब उग्रवादियों का कब्जा हो चुका था, माने लाल बाल पाल, तो उनको दबाने के लिए 1909 का एक्ट लाया गया, जिसमें कि सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई। और 1906 में माने 3 साल पहले मुस्लिम लीग की स्थापना अंग्रेजों ने ही करवाई थी, ढाका के नवाब के द्वारा, जिसका नाम था सलीमुल्लाह। दूसरा जो इसका एक फैक्टर था वो क्या था कि लेजिस्लेटिव जो असेंबली था, जो अभी तक
एग्जीक्यूटिव काउंसिल का ही भाग होता था, अब उसको सेपरेट कर दिया गया और लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्य संख्या बढ़ा दी गई। और इसका परिणाम क्या हुआ कि जो ऑफिशियल मेजोरिटी जो था लेजिस्लेटिव असेंबली में वो खत्म हो गया और उसके बदले में नॉन ऑफिशियल मेंबर मतलब बहुमत की स्थापना हो गई। लेजिस्लेटिव असेंबली या जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते थे उस समय में, वो बहस कर सकती थी, वाद विवाद कर सकती थी, बजट पर वोटिंग कर सकती थी, लेकिन जो खास जो इंपॉर्टेंट जो ब्रिटिश सरकार के जो महत्वपूर्ण अंग थे जैसे आर्म फोर्सेस या दूसरा फॉरेन अफेयर्स विदेशी मामले या तीसरा प्रिंसली स्टेट का मामला, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान पर अविभाजित हिंदुस्तान में 40% इलाकों पर नेटिव स्टेट या प्रिंसली स्टेट का कब्जा था और 30% पॉपुलेशन था, तो उसके मामले में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल विचार विमर्श नहीं कर सकती थी। लेकिन अब जो है वो बजट पर भाषण करने का, रिजोल्यूशन पेश करने का, ये सब अधिकार काउंसिलर को मिल गया था। अब दोस्तों जो असली हमारा जो आज का टॉपिक है वो है 1919 का एक्ट और 1935। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 1909 के एक्ट होने के बाद भी हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो इसे खुश नहीं हुए, कांग्रेस के लोग भी खुश नहीं थे, मुस्लिम लीग भी खुश नहीं था। मतलब जो सुधार कार्यक्रम किए गए थे उससे राष्ट्रवादियों में से कोई भी हिस्सा खुश नहीं था। इसीलिए और इसके बाद में आपको मैंने बताया था कि 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था और लखनऊ पैक्ट के दो भाग थे। पहला जो 1907 में जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट माने उदारवादी और उग्रवादी ये जो दोनों अलग अलग हो गए थे, तो 1916 में दोनों का विलय हो गया कांग्रेस में, तो कांग्रेस पुनः मजबूत संस्था बन गई। दूसरा, कांग्रेस के साथ में मुस्लिम लीग का समझौता हुआ और ये निर्णय किया गया कि अब जो भी कार्रवाई अंग्रेज सरकार के खिलाफ की जाएगी, धरना प्रदर्शन आंदोलन, उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर के काम करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से राष्ट्रवादियों की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई। और इसी बीच में आप जानते होंगे कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, 1917-18 तक ये वर्ल्ड वॉर चला, जिसमें कि हिंदुस्तानियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। बहुत सारे हिंदुस्तानी सैनिक अंग्रेजों की तरफ से इस युद्ध में लड़े और बहुत सारे लोग मारे गए। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि अंग्रेजों ने देखा कि एक वर्ग जो है बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गया है, तो उसके लिए उन्होंने रॉलेट एक्ट कानून पास किया। और जैसे कि मैंने पूर्व के क्लास में आपको कहा था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो आर्टिकल 22 में भारतीय संविधान में जुड़ा है, तो वो सेम है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में क्या होता है, जैसे कि अभी जो सामान्य जो कानून है उसमें क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर में नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। लेकिन रॉलेट एक्ट में क्या था कि किसी व्यक्ति को अगर अंग्रेज सरकार अरेस्ट करती है तो किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की जरूरत नहीं है, जस्ट लाइक प्रिवेंटिव डिटेंशन, और वर्षों तक उसको जेल में रखा जा सकता था विदाउट हैविंग एनी हियरिंग। तो ये बहुत ज्यादा ड्रैकोनियन लॉ था और इसी कानून के खिलाफ में जालियांवाला बाग पंजाब में बहुत सारे राष्ट्रवादी बहुत हिंदुस्तानी जमा हुए थे और विरोध प्रकट करने के लिए, और
आपको मालूम है कि जनरल डायर ने वहां पर गोली चलाई और 400 से ज्यादा लोग मारे गए थे, 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। तो इन सब परिस्थितियों के कारण, और दूसरा एक और फैक्टर था, हिंदुस्तान के फलक पर गांधी जी का उदय हो चुका था। 1917 में उन्होंने चंपारण आंदोलन किया था और जिसमें अंग्रेजों को उन्होंने अपनी बात को मानने के लिए और 3 कठिया सिस्टम को एबोलिश या खत्म करने के लिए बाध्य कर दिया था, आप सबको मालूम है। उसके पहले अहमदाबाद कॉटन मिल्स और खेड़ा सत्याग्रह में भी उन्होंने, खेड़ा आंदोलन में भी जो है उन्होंने अंग्रेज सरकार पर भरपूर दबाव डाला था। तो इस तरह से जो गांधी जी का जो उद्भव भारतीय राजनीति में तेजी से हो रहा था और कांग्रेस को वो एक मास ऑर्गेनाइजेशन के रूप में परिवर्तित कर रहे थे, तो इससे इन सब डेवलपमेंट को देख करके अंग्रेजों ने 1919 का एक्ट लागू किया। और ये जैसा कि इसका नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू मतलब, मॉन्टेग्यू जो था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था उस समय में, और चेम्सफोर्ड था यहां पर वाइसराय। तो दोनों के नाम पर इस एक्ट को ये बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919। और ये 1919 एक्ट को 1921 से लागू किया गया। और इसका जो प्रकथन मतलब प्रेम्बुल जो लिखा गया था वो क्या था कि इंक्रीजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन एवरी ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ self governing institution with a view to progressive realization of responsible government in British India as an integral part of the British Empire। माने बेसिक पर्पस जो प्रेम्बुल, जैसे हमारे भारत के संविधान में प्रेम्बुल लिखा हुआ है ना, हम भारत के लोग, उसी तरह से 1919 के एक्ट में अंग्रेजों ने एक प्रेम्बुल प्रकथन लिखा और उसका मतलब यह था कि अधिक से अधिक लोगों को, भारतीयों को हिंदुस्तान के शासन प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करना इस एक्ट का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? दूसरा था, पहला तो हो गया प्रेम्बुल या प्रकथन जिसको हिंदी में कहते हैं। दूसरा डायरकी। डायरकी इन द प्रोविंसेस। दोस्तों, डायरकी मतलब क्या होता है? द्वैध शासन। जैसे मैंने आपको लॉर्ड क्लाइव के बारे में बताया था कि 1765 से लेकर 1772 तक लॉर्ड क्लाइव ने डायरकी की स्थापना बंगाल में किया था। उसके बारे में हमने डिटेल में व्याख्या प्रस्तुत किया, आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो डायरकी मतलब हुआ द्वैध शासन। अब इस द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? व्हाट डज दिस इंडिकेट? उन्होंने राज्य में, मतलब प्रोविंसेस, आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश राज में 11 प्रोविंसेस थे, 11 प्रोविंसेस। बहुत लोगों को यह मालूम ही नहीं होगा। 11 प्रोविंसेस, ये हमेशा याद रखिए। ये डायरकी प्रोविंसेस में स्थापित किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोविंसेस में, मतलब राज्यों में, 2 प्रकार के सब्जेक्ट लाए गए। 1 ट्रांसफर्ड और दूसरा रिजर्व। इसका मतलब यह हुआ कि जो पहले उन्होंने जितने भी, अभी जो आपको मैंने भारत के संविधान का जो 7 शेड्यूल है उसमें हमने आपको बताया है कि यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, 3 प्रकार के लिस्ट हैं। तो इसका जेनेसिस कहां से है? सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने सेंट्रल लिस्ट, सारे लिस्ट को, सारे आइटम्स को उन्होंने 2 भाग में बंटवारा किया और डिवीजन किया।
पहला जो लिस्ट था वो सेंट्रल लिस्ट था, उसमें उन्होंने किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं किया, और दूसरा जो लिस्ट था उसको प्रोविंशियल लिस्ट कहते हैं। अब इस प्रोविंशियल लिस्ट को भी उन्होंने दो भाग में बंटवारा किया, पहला था ट्रांसफर्ड लिस्ट और दूसरा था रिजर्व लिस्ट। अब जैसे ट्रांसफर्ड में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बहुत सारे आइटम को उन्होंने ट्रांसफर लिस्ट में रखा, मतलब जो हल्के फुल्के विभाग थे, जैसे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, लैंड रेवेन्यू, ये बहुत सारे आइटम जो है जो उन्होंने ट्रांसफर्ड लिस्ट में रखे, और जो महत्वपूर्ण विभाग थे जैसे कि फिनांस, जैसे इरिगेशन, ये इंपॉर्टेंट जो विभाग थे उसको उन्होंने रिजर्व लिस्ट में रखा। अब दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, जो ट्रांसफर लिस्ट में सब्जेक्ट रखे गए थे वहां पर उन्होंने ये सारे लिस्ट के जो अध्यक्ष थे, मतलब डिपार्टमेंट के, वो थे इंडियंस, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। 1919 के एक्ट के द्वारा आपको जैसे मालूम होगा कि उन्होंने इलेक्शन का प्रोसेस शुरू किया। हालांकि ये जो इलेक्शन था वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड था और कॉमनल रिप्रेजेंटेशन इसमें था, जो हम अभी आगे बताएंगे आपको, लेकिन उसके आधार पर जो विधायक चुनकर के आए उनमें से कुछ को मंत्री बनाया गया और मंत्री को विभाग दिए गए, और कौन से विभाग, जो ट्रांसफर्ड लिस्ट में आते हैं। और जो रिजर्व सब्जेक्ट था वो उसमें ऑफिशियल मेंबर को मंत्री बनाया गया, मतलब आईसीएस ऑफिसर्स वगैरह, जो केवल गवर्नर के प्रति उत्तरदायी था। लेकिन जो ट्रांसफर सब्जेक्ट का जो हेड मंत्री होता था वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति उत्तरदायी होता था। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसका जो इवोल्यूशन है वो हम देखते हैं 1919 के एक्ट से इसकी शुरुआत होती है, जिसमें कि मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करने का प्रयास किया गया है। दूसरी बात, 1919 एक्ट के द्वारा बाइकैमरलिज्म, द्विसदनीय प्रणाली की व्यवस्था की गई। अब दोस्तों जैसे कि अभी आप हिंदुस्तान में देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा, अब इसकी जो शुरुआत है अगर आप देखेंगे तो इसी एक्ट से शुरुआत होती है। वो क्यों होती है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इस एक्ट के द्वारा दो प्रकार के सदन की व्यवस्था की गई। वन इज लेजिस्लेटिव असेंबली हैविंग 145 मेंबर्स, और इनका जो टेन्यूर होता था वो 3 साल होता था। दे वर ऑल इलेक्टेड, नहीं इसमें 70% इलेक्टेड होते थे, 70%। और दूसरा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसको बोलते थे काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और उसकी सदस्य संख्या कितनी थी, 60। तो आज की तारीख में आप राज्यसभा का पूर्ववर्ती संशोधन मान सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से द्विसदनीय। तीसरा फैक्टर क्या हुआ, बाइकैमरलिज्म, या हिंदी में बोलेंगे द्विसदनीय व्यवस्था इस एक्ट के द्वारा किया गया है। कि इस एक्ट के क्रियान्वयन होने के 10 साल के अंदर में इस एक्ट का इवैल्यूएशन किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि यह एक्ट किस प्रकार से काम किया, माने अच्छे ढंग से काम किया या सही ढंग उसका बुरे ढंग से काम किया, माने इसका ओवरऑल असेसमेंट क्या है। तो आफ्टर 10 इयर्स इसका इवैल्यूएशन किया जाएगा और यह देखा जाएगा कि एक्ट ने इस कानून के द्वारा हिंदुस्तान में संसदीय प्रणाली को
या जनता की भागीदारी को कितना ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। और इसी कारण से दोस्तों आप देखते हैं कि 1927 में 1927 में साइमन कमीशन ब्रिटिश सरकार ने नियुक्त किया कि 1919 के एक्ट का मूल्यांकन प्रस्तुत किया जाए। लेकिन इसका जबरदस्त विरोध हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने किया। क्यों किया? उन्होंने कहा कि इसमें जो सारे मेंबर हैं वो अंग्रेज हैं, इसमें किसी भी हिंदुस्तानी का कोई भागीदारी नहीं है। देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन दिस साइमन कमीशन। तो इसीलिए उन्होंने नारा दिया गो बैक साइमन। और इसी में आपको हमने बताया था कि इसी के आंदोलन में लाला लाजपत राय को अंग्रेजी पुलिस से लाठी लगी थी और उसी लाठी के प्रहार से उनकी मौत हो गई थी 8-10 दिन के बाद में। तो बहुत सारे जगह आंदोलनकारियों को अंग्रेजों ने पीटा। गोविंद बल्लभ पंत को, जवाहरलाल नेहरू को यूपी में लखनऊ में पीटा गया और इसके परिणाम स्वरूप गोविंद बल्लभ पंत को तो इतनी चोट लगी कि वो आगामी 10 साल तक किसी प्रकार के आंदोलन में शरीक करने लायक ही नहीं रह गए थे। तो अंग्रेजों ने दबाने कुचलने का काम किया, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए। तो उसके बारे में हम बाद में बताएंगे आपको। इस एक्ट का एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो मैं अभी आपको बता रहा था कि इसमें जो 1909 में जो कॉमनल रिप्रेजेंटेशन जो केवल मुस्लिम को दिया गया था, अब 1919 के एक्ट के द्वारा इसमें और विस्तार किया गया। जैसे सिख को, सिख, यूरोपियन, क्रिश्चियंस, इन सब को भी, एंग्लो इंडियंस जिसको क्रिश्चियन भी बोलेंगे, इनको जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट में या पृथक निर्वाचन मंडल में रखा गया। इस तरह से अंग्रेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान के लोगों को उनके जाति, उनके कम्युनिटी के आधार पर तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, ताकि हिंदुस्तान में जो राष्ट्रवाद की जो लहर जो बह रही है, उस राष्ट्रवाद के लहर के एकता को समुदाय के आधार पर, जाति के आधार पर तोड़ने का प्रयास किया जाए। इस एक्ट के द्वारा वोटिंग राइट्स उन लोगों को दिए गए जो कम से कम 3,000 रुपया टैक्स देता था। 3,000 जो व्यक्ति टैक्स देता था सालाना, उसे वोटिंग देने का अधिकार दिया गया। मतलब आज के ज़माने की तरह जो वयस्क मताधिकार दिया गया है, हर नागरिक को, हिंदुस्तान के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है, वो 1919 के एक्ट में नहीं था। हिंदुस्तान के मात्र 3% लोगों को वोट देने का अधिकार था। Those persons who were giving tax to the tune of 3,000 रुपये पर ईयर, वही लोग केवल वोट दे सकते थे। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि इस एक्ट के द्वारा पॉपुलेशन को कोई आधार नहीं माना गया था। यह देखा गया था कि कौन से प्रोविंस का महत्व कितना ज़्यादा है, किस कम्युनिटी का महत्व कितना ज़्यादा है, उस आधार पर उनके वोटिंग राइट्स को तय किया गया था। तो ये टोटल डिस्क्रिमिनेटरी था और ये केवल जो साम्राज्यवादियों के हितों के जो पोषण करने वाले जो तत्व थे, उनको वोटिंग राइट्स दिए गए थे। एक और पॉइंट था दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेचर जो हमने अभी आपको बताया, उसके जो फिनेंशियल पावर थे वो बहुत ही लिमिटेड थे। फिनेंशियल पावर में वित्तीय अधिकार को 2 भागों में बांटा गया था। एक भाग जो है वो वोटेबल था और दूसरा जो था वो नॉन वोटेबल था। वोटेबल जो भाग थे, मैंने
पार्ट थे वो ओनली 1/3 था, 1/3 ऑफ द टोटल बजट। तो इसके कारण से जो हिंदुस्तान के जो खास करके जो ये हमने आपको डायरकी बताया वो भी सफल नहीं हो पाया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि फिनांस मैटर में जो हेड था डिपार्टमेंट का वो तो ऑफिशियल मेंबर था, और मान लीजिए आप एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो हिंदुस्तानी है, लेकिन फंड्स उसको मिल नहीं रहा था, और फंड्स के अभाव में वो अपने एजेंडा को क्रियान्वित करने में सफल नहीं हो पा रहा था। तो इससे बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन इस एक्ट को लेकर के राष्ट्रवादियों के बीच में हुआ, जो इसके बाद में हम बताएंगे आपको। तो दोस्तों इस तरह से इस एक्ट का जबरदस्त रूप से विरोध भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया और उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जैसे एनी बेसेंट हैं या बिपिन चंद्र पाल या सुरेंद्र नाथ बनर्जी या तेज बहादुर सप्रू, इन लोगों ने 1919 के एक्ट को समर्थन दिया और उनका कहना था कि जो भी हमें अंग्रेजी हुकूमत से मिल रहा है उसे हमें समर्थन करना चाहिए। और इसी कारण से जब कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया 1919 एक्ट को, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और तेज बहादुर सप्रू ने एक नई पार्टी बनाया, इंडियन लिबरल फेडरेशन, और कांग्रेस से अलग हो गए। उसी तरह से एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ये लोग भी कांग्रेस से अलग हो गए। तो इसका ये परिणाम हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना जो कांग्रेस के सबसे बड़े झंडाबरदार थे उस समय तक, गांधी जी के राज होने से इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो गए और वो कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आपको मालूम होना चाहिए कि 1916 का जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, जिसमें कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का यूनिफिकेशन और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का यूनिफिकेशन, इन दोनों कार्रवाइयों में मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत बड़ी भूमिका थी, और जिसके कारण से उन्हें हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर कहा जाता था। लेकिन गांधी जी के राज होने के बाद में 1920 में उन्होंने, मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। बाद में 1934 में जाकर के वो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने, जो अपने जीवितावस्था तक, माने अप टू 1948 तक वो उस पद पर बने रहे। दोस्तों इस एक्ट का जो सबसे जो माइनस पॉइंट था वो क्या था? आर्टिफिशियल डिमार्केशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट अंडर डायरकी, द्वैध शासन में, और जिसके कारण से यह द्वैध शासन बुरी तरह से फेल हुआ, और इसी कारण से हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी नेता सभी इसके खिलाफ हो गए। तो दोस्तों ये एक्ट ज़्यादा कारगर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो हिंदुस्तान में जो संसदीय प्रणाली जो अभी आप हम देख रहे हैं, उसका बीजारोपण इस एक्ट से होता है, और इसलिए इसका महत्व है। इसके बाद में हम, अगर आपको कोई पॉइंट हो तो आप पूछें, उसके बाद हम 1935 का एक्ट बताएंगे। तो दोस्तों अब हम आपके सामने में 1935 एक्ट के बारे में बताएंगे, और ये जो 1935 का एक्ट है वो बेसिकली हमारा जो भी भारतीय संविधान है उसका लगभग 70 से 80% जो बोरोइंग है इस 1935 एक्ट से किया गया है। ये हमें इसीलिए इस एक्ट का इतना महत्व है और हमें पढ़ने की आवश्यकता है। दोस्तों इसका जो सोर्स है वो 1935 एक्ट का वो क्या क्या है? एक तो है कि साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट था,
वो इसका सोर्स है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि 3 बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अंग्रेज़ों के द्वारा इंग्लैंड में किए गए थे राष्ट्रवादी नेताओं के साथ में, तो उनकी जो रिपोर्ट थी वो भी इसमें शामिल किया गया। इसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो जो वाइसराय था, उसने जो है ना एक वाइट पेपर जारी किया था, वो भी इसका आधार बना। तो इस तरह से ये सारे जो सोर्सेस थे वो 1935 एक्ट के मेन आधारशिला था, मेन फाउंडेशन था। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1933 में शुरू किया गया था और इसमें हिंदुस्तान के सभी वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। इवन जो असहयोग आंदोलन जो 1920-21 में शुरू किया गया था, उससे भी भारी तादाद में लोगों ने 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग लिया था। और उसके पहले 1929 में रावी के तट पर लाहौर के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्रता ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा कांग्रेस ने दिया। उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया। उसके पहले नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट है 1928, या उसके पहले जो भी कांग्रेसियों का जो लक्ष्य था वो क्या था, डोमिनियन स्टेटस। या उसके पहले अगर आप उग्रवादियों को तिलक के नेतृत्व में जो कांग्रेस था, खास करके 1907 से लेकर के 1919 तक, उनका जो उद्देश्य था वो क्या था, होम रूल, माने अधिक से अधिक हिंदुस्तानी को शासन प्रशासन में भागीदार बनाया जाए। लेकिन अब 1929 में क्या हुआ, 1929 में कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम लोग कंप्लीट माने पूर्ण स्वतंत्रता से कम नहीं मांगेंगे, माने हमारा जो लक्ष्य है वो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और 1930 में जो 26 जनवरी 1930 को रावी के तट पर झंडा, सारे कांग्रेसियों ने झंडा लहराया। और इसी कारण से आप देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 जो हमारा गणतंत्र दिवस है वो इसी कारण से है, क्योंकि सारे कांग्रेसियों ने उस 31 दिसंबर का जो रिजोल्यूशन था 1929 का, उसको इंप्लीमेंट किया 26 जनवरी 1930 में। और सारे कांग्रेसियों ने पूरे देश में जगह जगह झंडा फहराया कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए। और गांधी जी ने सवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया था। तो जिस तरह से हिंदुस्तानियों की भागीदारी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी, तो अंग्रेज सरकार ने सोचा कि और अधिक हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान के शासन प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। और इसी के तहत में 1935 का एक्ट उन्होंने लागू किया। इस एक्ट के तहत में पहला जो इसका फैक्टर था वो क्या था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रांतीय स्वायत्तता। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी हमने आपको प्रोविंशियल डायरकी बताया था 1919 का एक्ट, अब उस डायरकी को ख़त्म कर दिया गया, अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कर दिया गया। और इसके तहत में सारे जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट जो थे प्रोविंस के अंदर में, उनमें जो डिमार्केशन किया गया था उसको ख़त्म कर दिया गया। अब सभी सब्जेक्ट के मामले में जो हिंदुस्तानी जो मंत्री जो बनाए गए 1937 के चुनाव के बाद में, तो इस 1935 एक्ट के आधार पर 1937 में चुनाव हुआ हिंदुस्तान में, माने ब्रिटिश भारत में। और उसके तहत में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लागू किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो 1919 के एक्ट में जो
ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट जो अलग अलग बना दिया गया था, अब उसको ख़त्म कर दिया गया। और इसके बदले में अब जो मंत्री चुनाव निर्वाचित हुए वो फिनांस मिनिस्टर भी बन सकते थे, वो इरिगेशन मिनिस्टर भी बन सकते थे, एजुकेशन मिनिस्टर भी बन सकते थे, और दे वेर ऑल रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नर, स्टेट गवर्नर। और जो प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर था उसके प्रति प्रोविंशियल असेंबलीज, तो 6 राज्यों में उन्होंने बाई कैमरल लेजिस्लेचर की स्थापना किया था। अभी हम उसके बारे में बताएंगे आपको। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी माने प्रांतीय स्वायत्तता को स्थापित किया गया। दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना का संकल्प लिया गया। ऑल इंडिया फेडरेशन, दूसरा पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ? अखिल भारतीय संघ। इस अखिल भारतीय संघ में जो ब्रिटिश भारत के जो प्रोविंसेस थे 11, और जो प्रिंसली स्टेट जो थे, आपको पता होना चाहिए 565 प्रिंसली स्टेट हिंदुस्तान में था उस समय में, उनके प्रतिनिधि ये सब मिल करके फेडरेशन का निर्माण करेंगे। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। लेकिन चूंकि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया और दूसरा अंग्रेज प्रिंसली स्टेट राजा महाराजाओं को दबाव देने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि उन्हें अंग्रेजों को इन राजाओं महाराजाओं से मदद का दरकार था, क्योंकि वो खुद सेकेंड वर्ल्ड वार में उलझ गए थे। दूसरा फैक्टर यह था कि बहुत सारे राजा महाराजा इस ब्रिटिश भारत के साथ फेडरेशन में शामिल होना नहीं चाहते थे। तो इसके कारण से हम क्या देखते हैं कि ये जो फेडरेशन का जो कंसेप्ट है वो इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका, तो ये नॉन स्टार्टर रहा। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर था फेडरल कोर्ट। संघीय न्यायालय, दिस वाज द प्रिकर्जर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अभी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, उसका जो शुरुआती दौर का जो संस्करण है वो है फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट 1935 के एक्ट के विधान के अनुसार लागू किया गया था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, 1858 एक्ट के द्वारा आपको मालूम होना चाहिए कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के पद का निर्धारण किया गया था। यह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ में 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल का भी निर्माण किया गया था, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सलाह देने का काम करता था। एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट और हिंदुस्तान ब्रिटिश भारत का जो शासन प्रशासन था, उसका जो बीच का लिंक था वो कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और जो गवर्नर जनरल जो हिंदुस्तान का, या जिसको वायसराय भी आप कहते हैं, वो ही वाज रिस्पॉन्सिबल टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब जो 15 सदस्य जो इंडिया काउंसिल की जो स्थापना की गई थी, उसको खत्म कर दिया गया, मतलब एबोलिशिंग इंडिया काउंसिल। इसके बाद में और क्या इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता थी? जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1919 के एक्ट के द्वारा, हाँ जी बताएं सर, एक ईयर कौन सा था? 1858 1858। आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कब खत्म हुआ? 1858 में। क्यों हुआ? क्योंकि 1857 का जो क्रांति हुआ उससे अंग्रेज सरकार डर गई। उन्होंने देखा कि इस तरह के इतने विस्तार से, इतने व्यापक क्षेत्र में जो हिंदुस्तान
में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो उग्र आंदोलन हुए, जिसमें कि बहुत सारे लोग मारे गए, हिंदुस्तानी और अंग्रेज सेना दोनों, तो उनके कान खड़े हो गए और उन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अभी तक का जो शासन था हिंदुस्तान पर 1757 से लेकर के 1857 तक, वो उसको ख़त्म कर दिया। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1858 एक्ट बना करके उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश इंडिया का जो भी शासन प्रशासन है उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट के सीधे अधीन कर दिया। और ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश इंडिया के शासन प्रशासन के बीच का काम देखने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नियुक्त किया गया, जिसके साथ में 15 सदस्यीय समिति का निर्माण किया गया, जो these persons या these officers were supposed to assist secretary of state for India, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल थे। आप समझ गए मेरी बात को। एक और इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता थी, वो क्या थी कि आपको मैंने अभी बताया था कि 1919 एक्ट के द्वारा मात्र 3% हिंदुस्तानियों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार था। अब इसको बढ़ा के कितने परसेंट कर दिया? 14%। माने इस एक्ट के द्वारा 11%, अब पहले से 3%, मतलब कुल 14%, 14% हिंदुस्तानी जो है अब चुनाव में भाग ले सकते थे। तो जैसे कि 1937 का एक्ट हुआ, 1935 एक्ट के बाद 1935 एक्ट के बाद में इसका इम्प्लीमेंटेशन या इसका क्रियान्वयन कब हुआ? 1937 में। 1937 में ब्रिटिश भारत में प्रोविंसेस में चुनाव हुए। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर से लेकर के ढाका तक, और उसमें 14% लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया। और जो राज्य थे उसमें 7 राज्यों में कांग्रेस को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिला। 2 राज्यों में कांग्रेस ने दूसरे पार्टियों से मिलकर के कॉलिशन गवर्नमेंट बनाया। तो कुल मिलाकर के 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, और माना आउट ऑफ 11 स्टेट में। तो ये कांग्रेस की बहुत बड़ी सफलता थी। एक और इसका विशेषता था, वो क्या था? डायरकी एट द सेंटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरह से 1919 के एक्ट में डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल किया गया था, जिसको कि इस एक्ट के द्वारा खत्म कर दिया गया, अब सेंटर में उन्होंने क्या किया कि डायरकी रखा, द्वैत शासन। इसका मतलब क्या होता है कि जो सेंट्रल लिस्ट था, जो सेंट्रल आइटम थे, जैसे कि अभी आज की तारीख में यूनियन लिस्ट है, तो उसी तरह से उनका भी सेंट्रल लिस्ट था उस समय में, आज़ादी से पहले। तो उसको उन्होंने क्या किया? 2 भागों में विभाजित किया, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। तो जैसा कि रिजर्व में तो केवल ऑफिशियल मेंबर जो है ना इसके हेड हो सकते थे उस विभाग के, और ट्रांसफर्ड मामले में जो मंत्री इलेक्टेड होंगे, जो विधायक इलेक्टेड होकर मंत्री बनेंगे, उनको वो विभाग दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो है नॉन स्टार्टर रहा, और इसको डायरकी एट द सेंटर को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। और जो 1919 के एक्ट में जो ओल्ड एग्जीक्यूटिव काउंसिल था वाइसराय का, उसी को कंटिन्यू रखा गया। मतलब द डायरकी एट द सेंटर बिकेम द नॉन स्टार्टर। हालांकि एक्ट में यह प्रावधान था। एक इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है इस एक्ट में वो क्या है कि बर्मा को इससे अलग किया गया। हमेशा प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप अभी तक जो बर्मा का जो शासन प्रशासन जो अभी जिसको कि आज म्यांमार कहते हैं, वो हिंदुस्तान के वाइसराय के द्वारा ही संचालित होता था। लेकिन 1935 एक्ट के द्वारा क्या किया गया? बर्मा को हिंदुस्तान से अलग कर दिया गया। उसी तरह से अदन आप जानते होंगे अरब सागर में, ये भी इसका भी शासन प्रशासन वाइसराय की जिम्मा ही था, हिंदुस्तानी वाइसराय के पास। उसको भी अलग कर दिया गया, उसके लिए अलग से प्रशासन की व्यवस्था की गई। और तीसरा,
बिहार और बंगाल दोनों संयुक्त राज्य थे। आपको हमने बताया था कि 1911 के द्वारा, पहले तो 1905 से पहले बंगाल जो प्रांत था उसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा ये प्रांत हुआ करते थे। मतलब आज का जो बांग्लादेश है, मतलब पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, बिहार, आज का बिहार, उसमें झारखंड भी शामिल है, और आज का उड़ीसा, ये इतना बड़ा प्रांत था। मुगलों का सूबा था, सबसे बड़ा सूबा था मुगलों के समय में, और अंग्रेजों के समय में भी सबसे बड़ा सूबा था, और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोविंस था मुगलों के समय में। 1905 में अंग्रेजों ने क्या किया, उसको बंगाल को विभाजित किया, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। 2 भाग किया गया, एक ईस्ट बंगाल और आसाम को एक प्रांत बनाया गया, दूसरा जो वेस्ट बंगाल था उसमें वेस्ट बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा इसको रखा गया। और कोशिश अंग्रेजों की यह रही कि किसी तरह से बंगालियों को अपने ही राज्य में अल्पमत में कर दिया जाए, और इसमें वो सफल भी हुए। अब जो पश्चिम बंगाल का जो इलाका था, जिसमें कि बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जो अभी जो देख रहे हैं आप, उसमें बंगालियों का जो तादाद था वो ओनली 18% था, 18%। बाद में आपने देखा होगा कि बहुत ज़बरदस्त आंदोलन चला, और 1911 में इस बंग विभाजन को अंग्रेज़ों के द्वारा ख़त्म किया गया, और इसके बाद में जो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को एक साथ रखा गया, आसाम को अलग किया गया, और साथ ही बिहार और उड़ीसा का प्रांत को क्लब किया गया, मतलब दोनों को जोड़ दिया गया। अब 1935 एक्ट के द्वारा क्या हुआ, थोड़ा बैकग्राउंड हमने आपको इसीलिए दिया कि उन्होंने बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया। मतलब उड़ीसा एक अलग प्रांत हो गया और बिहार एक अलग प्रांत हो गया, आज भी है, और उसमें झारखंड एक अलग प्रांत बिहार से निकला है। तो उड़ीसा राज्य का पृथक की सेपरेशन बिहार से इस एक्ट के द्वारा किया गया। हेलो हेलो, सब क्लियर हो रहा है सर, सब क्लियर हो रहा है सर। हाँ, अब दोस्तों 1935, अब मैं सिर्फ 5 मिनट का समय लूंगा आपका। 1935 एक्ट का एक और विशेषता है, वो क्या है, सारे जो आइटम हैं वो सारे आइटम को उन्होंने क्या किया, 3 भाग में बांटा। लिस्ट, जैसे कि आप 7 शेड्यूल में भी देख रहे हैं ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, इसकी पैदाइश कहाँ हुई है, 1935 एक्ट में। और इसके तहत में एक फेडरल लिस्ट बनाया गया, जिसमें कि फिनांस या मिलिट्री या बहुत सारे जो करेंसी या क्वाइनेज या नेवल या मिलिट्री, ये सारे चीज़ जोड़े गए, एक्सटर्नल अफेयर्स। और उसी तरह से जो स्टेट लिस्ट या प्रोविंशियल लिस्ट था, उसमें आज की तरह ही जो है लैंड रेवेन्यू, एजुकेशन, अब तो हिंदुस्तान में आज की तारीख में एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची में रखा गया है, लेकिन उस समय में प्रोविंशियल लिस्ट में इसको रखा गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या लैंड रेवेन्यू या पब्लिक हेल्थ। और एक तीसरा लिस्ट उन्होंने कंकरेंट लिस्ट जोड़ा, जिसमें कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते थे, लेकिन जब केंद्र कानून बनाएगा उसी आइटम पर, तो वो राज्य के द्वारा बनाए गए कानून को सुपरसीड करेगा। मतलब केंद्र के बनाए गए कानून ही इंप्लीमेंट किए जा सकेंगे। तो ये उन्होंने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। और अभी जो हमारे हिंदुस्तान के जो हमारा जो संविधान जो भी चल रहा है, उसमें आप जो 7 शेड्यूल देखेंगे तो वो क्या है, उसमें भी 3 प्रकार की लिस्ट। लेकिन एक चीज़ और अंतर है, और वो क्या है कि अभी जो रेसिडुअल पावर है वो केंद्र सरकार में निहित है। रेसिडुअल पावर मतलब अवशेष, मतलब जो संविधान में कहीं लिखा नहीं गया है, दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल पावर। अमेरिकन संविधान में ये रेसिडुअल पावर कहाँ निहित है, डिफरेंट स्टेट में। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के संविधान में रेसिडुअल पावर या अधिशेष पावर कहाँ पर निहित है, केंद्र सरकार में।
लेकिन इस एक्ट में रेसिडुअल पावर कहाँ नहीं था? गवर्नर जनरल के पास, या जिसको वाइसराय कहते हैं। माना उन्होंने ना तो उन्होंने केंद्र को दिया ये पावर और ना उन्होंने स्टेट को दिया पावर, मैंने प्रोविंसेस को। गवर्नर जनरल ने अपने पास उस अतिशेष पावर को रख लिया। तो ये एक विचित्र बात थी। अब जो 1947 का जो एक्ट हुआ, उसके द्वारा 1935 के बहुत सारे एक्ट को, माने 1935 एक्ट के बहुत सारे प्रावधानों को बदला गया। कैसे? अब जैसे कि हिंदुस्तानी जो राष्ट्रवादी थे, जो आंदोलन कर रहे थे गांधी जी के नेतृत्व में, उनका तो कहना था कि कम से कम हमें डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, और जो अंग्रेजी हुकूमत में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका या आयरिश फ्री स्टेट का जो स्थान है वो हमें दिया जाए। 1900, लेकिन डोमिनियन स्टेटस उन्होंने नहीं दिया। लेकिन बहुत सारे जो पार्टिसिपेशन थे, हिंदुस्तानियों के पार्टिसिपेशन, उसका उन्होंने जरूर उसमें बढ़ोतरी किया। ये 1935 एक्ट की विशेषता है। जैसे कि आप देखेंगे कि जो संघ लोक सेवा आयोग है, बहुत सारे जो प्रोविंसेज में जो राज्य सेवा आयोग है, ये आयोगों की नियुक्ति भी जो है इसी एक्ट के द्वारा विभिन्न राज्यों में किए गए। दोस्तों, 1947 के कानून के द्वारा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो सॉवरेंटी थी, जो सार्वभौमिकता थी, उसको क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। अभी 1935 एक्ट में उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कहा था कि नहीं, हम आपको ये अधिकार तो दे रहे हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में गवर्नर जनरल उन सारे अधिकार को अपने पास में समाहित कर सकता है, या गवर्नर जनरल को यह अधिकार होगा कि अगर कोई इंस्ट्रक्शंस ब्रिटिश पार्लियामेंट या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के द्वारा आता है तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नर जनरल स्वतंत्र है। लेकिन अब 1947 के एक्ट, जो हमारे भारत जब आज़ाद हुआ, तो उस एक्ट के तहत में क्या किया गया कि जो ब्रिटिश जो सॉवरेंटी है, ब्रिटिश पार्लियामेंट की सॉवरेंटी जो 1858 के द्वारा उस पर निहित किया गया था, उसको ख़त्म कर दिया गया। और द क्राउन वाज नो लॉन्गर द सोर्स ऑफ ऑथोरिटी इन इंडिया, बिकॉज टू डोमिनियंस, वन पाकिस्तान एंड अनदर इंडिया वाज फॉर्म बाय द एक्ट ऑफ 1947। तो दोस्तों, और हिंदुस्तान के आज़ाद होने 1947 के बाद में यह भी लिखा गया कि अब जो सॉवरेंटी है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ना हो करके हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट है और जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है उसमें निहित होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, आज का हमारा जो ये लेक्चर है वो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।